नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका मारू राजस्थान में। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का विस्फोट बढ़ता जा रहा है। तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों से तीसरी लहर की आशंका बढ़ गई है और पूरे देश में इससे बचने के लिए अभी से प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में पाबंदियां लगाना शुरू कर दी गई हैं। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फीडबैक जुटाया है। तीसरी लहर को लेकर राजस्थान में लोग आशंकित हैं और आखिरकार तीसरी लहर को लेकर आशंका कितनी सही है, ये लहर कितनी घातक होगी, इसको लेकर मुख्यमंत्री कोविड मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य और सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर बीरेंद्र सिंह से उन्होंने बातचीत की। देश में तीसरी लहर की कॉल बेल बज चुकी है। पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो दूसरी लहर के समान है। और दूसरी लहर जब पूरे देश में आई थी, पूरी दुनिया में आई थी, तब उसका सबसे पहला प्रभाव अमेरिका और यूरोपियन देशों में देखने को मिला था। यूरोप में जब कोरोना के केस चरम पर थे, तब जनवरी फरवरी में भारत में केस कम हो रहे थे। यूरोप में मार्च से कोरोना के केस कम होने लगे और उसके बाद भारत में केस तेजी से बढ़े। भारत में सबसे पहले दूसरी लहर की शुरुआत दक्षिण भारतीय राज्यों से हुई थी, जिनमें तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में केस आने लगे, जो धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैले। लेकिन इस बार भारत में ये ट्रेंड थोड़ा बदला हुआ है। उत्तरी भारत के राज्यों में ओमिक्रॉन के केस बढ़ते जा रहे हैं, जबकि दक्षिणी राज्यों में केरल में अब भी डेल्टा के केस ने स्थिति खराब कर रखी है। जब अप्रैल मई में कोरोना की दूसरी लहर आई थी, तब डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा घातक था। वहीं लोगों का वैक्सीनेशन भी बहुत कम और बहुत कम लोगों में एंटीबॉडीज थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए और हजारों लोगों की मौतें रिपोर्ट की गई। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कितना घातक है, इसको लेकर अभी तक रिसर्च चल रही है और इसके निष्कर्ष निकलने में अभी कुछ वक्त लगेगा। लेकिन एक खतरा अभी सबसे ज्यादा है 18 साल से छोटे बच्चों को, क्योंकि भारत में बच्चों का वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में उनके लिए लहर खतरे का एक कारण बन सकती है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन वेरिएंट का विस्फोट सामने आया है। पूरे प्रदेश में आज इस नए वेरिएंट से 21 लोगों के संक्रमण की पुष्टि हुई है और इनमें से 11 लोग जयपुर के हैं, जबकि 6 अजमेर के, 3 उदयपुर के और 1 महाराष्ट्र से आया हुआ व्यक्ति बताया जा रहा है। इन केसों के सामने आने के बाद राजस्थान में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 22 से बढ़कर 43 हो गई है। तो राजस्थान अब देश में तीसरा सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन पॉजिटिव वाला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र में 108, दिल्ली में 79 और गुजरात में 43 केस मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में जयपुर, अजमेर और सीकर के बाद उदयपुर ओमिक्रॉन केस वाला चौथा जिला बन गया है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान के सेक्रेटरी वैभव गलरिया ने बताया है कि पिछले दिनों जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट वेरीफाई करने के लिए भिजवाई गई थी, जिनमें से 21 की रिपोर्ट में ओमिक्रॉन पॉजिटिव केस मिले हैं। गलरिया ने बताया कि आईसीएमआर की गाइडलाइन है कि हर जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट वेरीफाई के लिए पुणे या दिल्ली की लैब भिजवानी है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के मुंबई से एक यात्री पिछले दिनों जयपुर पहुंचा था। इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली थी। इसके बाद उसे RUHS अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उन्होंने बताया कि राहत की बात यह है कि ये सभी लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं। जयपुर में 5-6 महीने बाद आज 26 नए मरीज मिले हैं। इससे पहले 2 जुलाई को 27 केस मिले थे। जयपुर CMHO से मिली रिपोर्ट के मुताबिक आज सबसे ज्यादा तिलक नगर एरिया में 6 मरीज मिले। इसके अलावा बनी पार्क, सिविल लाइंस में 3-3, जगतपुरा राजा पार्क में 2-2 और स्टेशन रोड, सांगानेर, मानसरोवर, महेश नगर, लालकोठी, जवाहर नगर, गुर्जर की धड़ी, सी स्कीम, चांदपोल और अजमेर रोड पर 1-1 केस मिला है। आगे बढ़ते हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 में पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को अब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने खोलकर समर्थन कर दिया है। तो सचिन पायलट ने अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है और पायलट ने गहलोत को चिट्ठी लिखकर रीट 2021 में 31,000 की जगह 50,000 अभ्यर्थियों को नियुक्त देने का सुझाव दिया है। पायलट ने लिखा है कि रीट के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। मूल परीक्षा 31,000 शिक्षकों के लिए हुई थी। प्रतियोगियों की मांग 31,000 की जगह 50,000 बेरोजगार शिक्षकों को नियुक्ति देने की है। इस मांग को लेकर ये लंबे समय से जयपुर में आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए इनकी मांग पर सहानुभूति से विचार करना जरूरी है। सचिन पायलट बेरोजगारों के समर्थन में इससे पहले भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं। पायलट समर्थक विधायक भी बेरोजगारों के समर्थन में हैं। पायलट समर्थक मंत्री हेमाराम चौधरी भी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग का कई बार समर्थन कर चुके हैं।
वहीं रीट प्रतियोगियों के समर्थन में इससे पहले भी कई विधायक लिख चुके हैं, लेकिन सचिन पायलट का समर्थन मिलने से सियासी चर्चाएं और तेज हो गई हैं। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में बेरोजगारों के समर्थन में कई घोषणाएं की गई थी। सचिन पायलट अब उन घोषणाओं को पूरा करने की पैरवी कर रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है। केंद्र सरकार ने सिर्फ 3 कृषि कानून ही रद्द किए हैं। किसान संगठनों की अन्य मांगे अभी नहीं मानी गई हैं। वो शनिवार शाम आगरा से जयपुर जाते समय दौसा कलेक्ट्रेट चौराहे पर रुके थे और उन्होंने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि सरकार ने अभी केवल किसान बिल वापस लिए हैं, एमएसपी पर कानून नहीं बनाया है। हालांकि इसे बनाने के लिए कमेटी गठित करने की कवायद चल रही है, लेकिन सरकार की चाल बहुत धीमी है। अगर ऐसा ही रहा तो किसान आंदोलन किसी भी समय फिर शुरू कर दिया जाएगा। दौसा में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। टिकैत ने इस दौरान कहा कि किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है और यदि तय समय पर किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए तो आंदोलन फिर शुरू हो सकता है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर टिकैत ने दावा किया कि यूपी का किसान उसे ही वोट देगा जो उससे फायदा देगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसान यूनियन ने यूपी चुनाव को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया है। आचार संहिता लगने के बाद समर्थन को लेकर फैसला किया जाएगा। इसी बीच टिकैत ने एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि ओवैसी भाजपा से ज्यादा खतरनाक हैं, लोगों को उनसे सावधान रहना चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान में कोरोना के केस अब तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट देखें तो पूरे प्रदेश में 45 नए मरीज मिले हैं, जो पिछले 5 महीने में सबसे ज्यादा हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर समेत 9 जिलों में मरीज मिले हैं और वहीं कोटा में एक मरीज की मौत भी हुई है। पिछले 25 दिनों की रिपोर्ट देखें तो 633 मरीज अब तक राजस्थान में मिल चुके हैं, जिसमें 43 मरीज तो ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले हैं। वहीं मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान से जारी रिपोर्ट की बात की जाए तो जयपुर में सबसे ज्यादा 26 मरीज मिले हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा, जोधपुर में 4-4, अजमेर में 3, सिरोही, सीकर, बीकानेर में 2-2 और हनुमानगढ़, उदयपुर में 1-1 केस मिला है। वहीं कोटा जिले में एक मरीज की कोरोना से मौत भी हो गई। राजस्थान में कोरोना की अब तक की स्थिति देखें तो प्रदेश में 9,55,418 लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से अब तक 9,46,184 मरीज रिकवर यानी कि ठीक हो चुके हैं। वहीं 8,263 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। राज्य की दिसंबर के 25 दिनों की रिपोर्ट देखें तो कुल 633 मरीज कोरोना के अब तक मिल चुके हैं, जिनमें से 8 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। वहीं जिलेवार स्थिति देखें तो पिछले 25 दिनों में सबसे ज्यादा 271 केस जयपुर में मिले हैं। इसके अलावा बीकानेर में 53, अजमेर में 49, उदयपुर में 47, अलवर में 34, जोधपुर में 33 और हनुमानगढ़ में 23 मरीज मिले हैं। जयपुर कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। जयपुर में ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 28 केस मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कनेरा क्षेत्र में कुछ दिनों पहले हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के मौसेरे भाई को गिरफ्तार किया है। आरोपी के शेयर मार्केट में पैसा डूबने के कारण उसने अपने ही भाई की हत्या कर घर वालों से फिरौती के रुपए मांगने की प्लानिंग की थी। थानाधिकारी गोपाल नाथ ने बताया है कि 22 दिसंबर को मथुरालाल धाकड़ नाम के एक युवक की कुएं से लाश मिली थी। वो जमीन मृतक प्रहलाद उर्फ मनोज धाकड़ के परिजनों की बताई जा रही है। वहीं शव मिलने के बाद से ही मृतक का मौसेरा भाई गायब था। 23 दिसंबर को आरोपी शिवलाल इसको मध्य प्रदेश के जंगल से पकड़ लिया गया। वहीं पूछताछ पर आरोपी ने सारे राज खोल दिए हैं। थानाधिकारी गोपाल नाथ ने बताया कि आरोपी ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, जहां उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था और शेयर मार्केट के लिए उसने कई लोगों से लोन और उधारी भी ले रखी थी। लोग रोज रोज उससे रुपए मांगने लग गए। इससे वो परेशान हो गया, इसलिए सबसे पहले उसने अपने भाई का किडनैप कर फिरौती मांगने की प्लानिंग की थी। वहीं साइबर में एक्सपर्ट होने के कारण उसने नेट से विदेशी नंबरों से फोन करने का तरीका भी सोच लिया था और आरोपी ने ऐसा करने से पहले मन में सोच लिया कि वो पकड़ा जाएगा और उसका नाम सबके सामने आ जाएगा, इसलिए उसने डायरेक्ट अपने भाई को जान से मारने का प्लान बना लिया था। इसी मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। वहीं जयपुर में 9 साल की एक बच्ची से अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है। ये वारदात बच्ची को घर पर अकेला पाकर
पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने की है। बच्ची के रोने पर आस पड़ोस के लोगों को पता चला तो वो भाग निकला। 2 दिन पहले हुई इस घटना के संबंध में पीड़ित बच्ची की मां ने करणी विहार थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। आरोपी वहीं गली मोहल्ले में ही सब्जी बेचने का काम करता था और जानकारी के मुताबिक मूल रूप से टोंक जिले की रहने वाली महिला अपने पति और 9 साल की बेटी के साथ जयपुर में रहती है और एक निजी अस्पताल में काम करती थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि 24 दिसंबर को वो काम पर गई थी, तभी उसकी मासूम बेटी घर पर अकेली थी और शाम को हॉस्पिटल से जब वो ड्यूटी पूरी कर लौटी तब पड़ोस के कमरे में रहने वाले युवती से बातचीत हुई। उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाला एक युवक तुम्हारी बच्ची को अकेला पाकर अपने कमरे में बहलाकर ले गया, वहां बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की और पड़ोस के लोगों ने देखा तो आरोपी भाग निकला। ये सुनकर मां घबरा गई और मां ने अपनी बच्ची से पूछा तो उसने बताया कि आरोपी व्यक्ति ने शराब पी रखी थी और उसे अपने कमरे में बहाना बनाकर ले गया, जहां उसके साथ उसने अश्लील हरकतें की। इसके बाद पीड़िता की मां थाने पहुंची, जहां उसने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है, जिसकी जांच करणी विहार थाना प्रभारी जयसिंह बसरा कर रहे हैं। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल मुआयना करवाया है और वहीं मां की मौजूदगी में महिला स्टाफ ने उसके बयान भी दर्ज किए हैं।